नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आप किसी भी खबरिया चैनल पर इस वक्त जाएंगे तो आपको एक खबर दिखेगी, कॉमन खबर, कि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले इंडिया अलायंस आपसी खींचतान में फंसा हुआ है। इंडिया अलायंस का बेड़ा गर्क हो रहा है। कांग्रेस दो पार्टों में फंस चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे फंस चुके हैं। यानी कोई उद्धव ठाकरे को फंसाएगा, कोई राहुल गांधी को, कोई शरद पवार को और कोई हेमंत सोरेन को। ये सब फंसे हैं बीजेपी में। ऑल इज वेल। और आज सुबह से लगातार आपको सबसे ऊपर की खबर दिखेगी कि महायुति में या एनडीए में ओवरऑल कहें कि वहां पर सब कुछ ओके है, सीट बंटवारा हो चुका है, अब कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बस अब चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। दरअसल एनडीए के भीतर भारी बवाल है, बस उस बवाल को गोदी मीडिया ने ढका हुआ है। बवाल की खबरों को, नाराजगी की खबरों को, आपसी खींचतान की और संघर्ष की खबरों को दबा दिया गया है। एक नेता जिनको भाजपा अभी तोड़ करके लाई थी मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखा करके, वो दिल्ली में 2 दिन से चुनाव छोड़ करके दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अब वो किसका चश्मा बनवाने आए हैं पता नहीं है। इस बार अपना चश्मा बनवाने आए हैं या मोदी जी के लिए चश्मा की दुकान खोज रहे हैं। क्यों दिल्ली में 2 दिन से चुनाव छोड़ के डेरा डाले हैं, ये समझेंगे आज। हिमंता बिस्वा शर्मा जो इस समय भाजपा में शाह के बाद दूसरे चाणक्य तैयार हो रहे हैं, वो जो है मेकिंग ऑफ चाणक्य टाइप के अभी प्रोसेस में गुजर रहे हैं, वो प्रोसेस चल रहा है उनका। हिमंता बिस्वा शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए टाइम दे करके, कुर्सी लगा करके, कैमरा, लाइट, एक्शन सब हो चुका था। सारे नेता पहुंच गए थे। भगे भगे अपने पार्टनर के घर जाना पड़ा और वहां 1.5 घंटे हाथ जोड़ना पड़ा, गुजारिश करनी पड़ी। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, लेकिन मामला दुरुस्त नहीं हुआ। 3-3 बार का विधायक सिटिंग एमएलए पार्टी छोड़ के जा रहा है, कहीं खबर नहीं है। आज ये सब खबरें आपको बताएंगे। भाव को जोड़िए कंट्रोल रूम, इस चर्चा में भाव को जोड़िए, क्योंकि महाराष्ट्र में तो और भी भीतर खाने गड़बड़ियां हैं। भाव प्रणाम, शुरू करते हैं अब। ये जो है, जो असली खबर है जिसको दबाया गया है। मैं पहले झारखंड की कुछ तस्वीरें साफ कर दूं, फिर महाराष्ट्र पे भी आएंगे और पूरा आपसे फिर समझूंगा। मैं 1 मिनट लूंगा। तो भाऊ, चंपई सोरेन जी जो सीएम फेस बनने वाले थे, वो बेचारे टिकट के चक्कर में, सोचिए क्या हालत हो जाती है। भाजपा में आने वाले भी चुनाव में बहुत लोग आएंगे और वो लोग सब जब आए तो चंपई सोरेन की हालत एक बार देख लेंगे। सीएम बनने आए थे टिकट के लिए, यहाँ पर दिल्ली में 2 दिन से मुंह फुला के बैठे हैं और अपने बेटे को, बाबूलाल सोरेन को, घाटशिला से टिकट दिलवाने के लिए यहाँ पर गुहार मनुहार कर रहे हैं, मुंह फुलाए घाटशिला से। अब घाटशिला में संकट कितनी बड़ी सामने है। अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी मीरा मुंडा को घाटशिला से ही टिकट दिलवाने के लिए वो भी लॉबिंग में लगे हुए हैं। वो अलग अपना सेटिंग बैठा रहे हैं, अंदर खाने ये सब चल रहा है। रघुबर दास राजभवन में बैठे बैठे बहू को जो है टिकट दिलवाने की गोटी जो है फिट कर रहे हैं, जमशेदपुर पूर्वी से, जहां से सरयू राय विधायक थे। ये इतने हालात, इसके साथ देखिए जो मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे 18 तारीख को सीट बंटवारे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी रांची में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण नाम वो हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, सबको मौजूद होना। और झारखंड में जो सबसे बड़ा पार्टनर है भाजपा का, वो है आजसू, सुदेश महतो की पार्टी। सुदेश महतो गायब, बट सीट बंटवारे पर पीसी होनी 11 बजे, सुदेश महतो गायब। खबर पता चली कि सुदेश महतो नहीं आ रहे हैं, तो 11 बजे की पीसी में जब सब कैमरा, पत्रकार सब रेडी थे, मंच सजा, कुर्सी लगी, लाइट ऑन, भागना पड़ा अपने पार्टनर के घर। वहां जाकर के घंटे भर, 1.5 घंटे वहां पर मान मनोवल किए हैं।
समझाए, हाथ पैर अपना जो भी किए हों अंदर खाने। उसके बाद 1 बजे के करीब चंद्र प्रकाश जो सांसद आजसू के और महतो साहब, सुदेश महतो, ये पहुंचे हैं। हालांकि 11 सीटों पर बात जो हुई है उसके बावजूद खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है उसकी वजह भी बता ही देते हैं। केंद्रीय उपाध्यक्ष, छोटा मोटा पार्षद नहीं, केंद्रीय उपाध्यक्ष आजसू बड़े लंबे वक्त से सुदेश महतो के साथ ये थे। उमाकांत रजक, उमाकांत रजक ने पार्टी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले पार्टी छोड़ दी और जेएमएम में चले गए। ये साथी की दिक्कत नहीं है। भाजपा भाजपा में जमुआ से 3 बार के एमएलए हैं केदार हाजरा, 3 बार, अभी भी एमएलए हैं। ये नहीं कि 3 बार हुए थे कभी किसी जमाने में, अभी भी एमएलए हैं, 3 बार से एमएलए। पार्टी छोड़ दिए भाजपा। कहीं कोई नहीं दिखा रहा है कि 3-3 बार का एमएलए, सिटिंग एमएलए पार्टी छोड़ के जा रहा है। पार्टी छोड़ करके चले गए जेएमएम में। वो भी कह रहे हैं कि ना भाजपा झारखंड में फंसी हुई है, भाजपा के साथ अब नहीं रह सकते हम, गए जेएमएम में। और कांग्रेस से कभी विधायक नहीं रही, पिछली बार भी 18,000 वोट से हार गई। मंजू देवी है, मंजू देवी भाजपा में गई तो भयंकर झटका कांग्रेस को लगा, कांग्रेस तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अब सीधे आपके पास आते हैं, पूरा लंबा चौड़ा ये तथ्य और कहानी बड़ी लंबी हो गई। ये हालत है। ये खबरें छुपा करके, खबरें दबा करके, विपक्ष में जो है संघर्ष दिखा करके, ये ऐसे जो है चुनाव जीतेगी क्या भाजपा? हकीकत क्या है महाराष्ट्र और झारखंड की? देखिए आशीष, मुर्गे पे डाला रखने से सुबह नहीं होती, ऐसा भाजपा को लगता होगा, या उन लोगों को लगता है कि जो खबरें नहीं चलती मीडिया में तो पता नहीं चलता। क्या झारखंड में ये पता नहीं है कि 3 बार का एमएलए छोड़ के बीजेपी में आया कार्यकर्ताओं के साथ? ये सारे पूरे कार्यकर्ताओं को मालूम है, पूरे प्रदेश को पता है। जो मंजू देवी गई उससे कांग्रेस का कितना नुकसान हो गया ये भी उनका पास आकलन है। लेकिन हमारी गोदी मीडिया मोर लॉयल देन द किंग बताने का प्रयास करती है, एक परसेप्शन बताने का प्रयास करती है कि बताइए सारे लोग बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लाइन लगी हुई है, शिवसेना के पास लाइन लगी है, शरद पवार के पास लाइन लगी। लोग रात को मास्क लगा लगा के मुंह पे जाते हैं मिलने, ये हालत हो गई है। अब इन दोनों को बोलना पड़ रहा है कि भैया नहीं। अब कुछ लोग ऐसे स्थिति में आ गए कि साहब टिकट नहीं दो तो भी चलेगा लेकिन साथ में रख लो, क्योंकि इधर टिकट भी ले लिया तो हारना तय है। वहां तो कम से कम बाद में पुनर्वसन, 5 साल बाद पुनर्वसन तो होगा। यहाँ तो पॉलिटिकल सुइसाइड है। एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार, कल भी यहाँ पे पूरा कुनबा बैठा हुआ था, अमित शाह जी से लगातार बातचीत कर रहे थे, नहीं सीट एडजस्टमेंट हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम अपनी पहली लिस्ट अनाउंस करेंगे। कौन सी अनाउंस करेंगे? जो तुम्हारे पास ऑलरेडी सिटिंग है वही अनाउंस करोगे, वो तो बनता ही है। बीजेपी के 106 है, वो तो बीजेपी करेगी। 103 है बीजेपी के पास वर्तमान में, वो 103 पे तो देगी देगी। वो कॉन्स्टिट्यूंसी तो बीजेपी की है ही। बाकी बची हुई कॉन्स्टिट्यूंसी में लोचा है। अब 103 में 25% गुजरात मॉडल के तहत एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे काटा जाएगा। और जिनका नाम कटेगा वो क्या करेगा? वो विद्रोही होकर लड़ेगा या वोट काटेगा? क्योंकि कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो रोज लेकिन खबरें आ रही, नाना पाटोले ने ऐसा बोल दिया। मैं बार बार कहता हूं, महाविकास आघाड़ी में शरद पवार सब कुछ तय करेंगे। शरद पवार के कहने के बाद शिवसेना भी नहीं है, और जब शरद पवार दिल्ली फोन करके बात करते तो वो सब चुप है, क्योंकि दिल्ली अलग एंगल से देखती है। नाना पटोले का रोना वाजबी है, क्योंकि उसको मुख्यमंत्री बनना है। थोरात साहब को लगता है कि मैंने क्या गलती करी, मराठा मुख्यमंत्री तो मैं भी बन सकता हूँ। कुणबी क्या करेगा?
लेकिन दिल्ली की एक लॉबी जो स्लीपर सेल होती है हमेशा, वो जी जान लगा के लगी है कि एक बार मुसुल वासनिक को ही मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो अपना आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो अपने हाथ में रहेगा। सवाल महाराष्ट्र में मिली-जुली सरकार होगी और सरकार की बागडोर शरद पवार के हाथ होगी। यदि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि भाई मुकुल वासनिक को मुख्यमंत्री बनाकर हम ये कर लेंगे तो होगा नहीं। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का मामला ऑलमोस्ट अब 20 से 22 सीटों पे अटका हुआ है। 288 में से 20 से 22 सीटें और वो भी हो जाएगा मंडे तक। वो ऑलमोस्ट क्लियर है। कुछ जबरदस्ती कई बार लोग 3 पे इसलिए दावे करते कि एक छूट जाए, 2 तो छोड़नी है। कुल मिलाकर लेकिन रिपोर्टिंग ये हो रही है कि मानो मतलब आज भी मराठी अखबारों की हेडलाइन है कि महाविकास आघाड़ी में भयानक युद्ध, अकेले लड़ने की धमकी दी, उसने ये किया, उसने वो किया। एक बड़ा पार्टनर महाविकास आघाड़ी से चला जाएगा। अब वो पार्टनर के टोटल 2 सीटें नहीं रहती, वो चला जाएगा तो कैसे जाएगा? तो कुल मिलाकर एक प्रोजेक्शन है महायुति के बारे में, जो एनडीए गठबंधन जिसको हम कहते हैं महाराष्ट्र में, उसमें सिर्फ यही है कि दिल्ली में लोग आए हैं, बातचीत चल रही है और बस हो गया, सब मामला सही हो गया। अरे सही हो गया होता तो अभी तक लिस्ट आ जाती। झारखंड में क्या बोल रहे थे? उत्तर 48 घंटे उत्तर पूर्व के बादशाह जो है 48 घंटे में क्या हो गया? 48 घंटे में एक तो हेमंत बिस्व शर्मा वहां जाने के बाद स्टेट यूनिट जो है बीजेपी का, जो राज्य की इकाई है, वो अपने आप को असहाय समझ रही है, डिफंक्ट हो गई है वो। ना कोई उनको पूछता है, ना कोई उनको विश्वास में लेता है, ना उनको कुछ पता है। चंपई सोरेन तो मुख्यमंत्री बनने गए थे, अब बेटी को टिकट देने के लाले पड़ रहे हैं, यहाँ आके बैठे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि आपका पार्टनर आता नहीं है और आपको घर जाके समझा के लाना पड़ता है, इसका मतलब बहुत कुछ उलटफेर हो रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ है। और वहां इंडिया में क्या है? इंडिया में क्या है? जेएमएम है, आरजेडी है, लेफ्ट है, कांग्रेस है, ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। वहां कोई चिक चिक नहीं। सिर्फ एक ही है कि इस बार, पिछली बार कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम थी, इस बार लेफ्ट जुड़ी, वो जेएमएम ने उनको अपने साथ किया है। माले को जो है साथ लिया, लेफ्ट को पूरा साथ ले लिया है। लेफ्ट को जो 4 सीटें देनी है उसी में है कि वो 4 सीटें किसके में से, क्योंकि पुराना जो फॉर्मूला था पिछली बार का, उसमें से 4 सीटें 5 सीटें निकालनी है, तो कांग्रेस में 1-2 कम करे तो आरजेडी में, बस इतना। कांग्रेस दे देगी, आरजेडी दे देगी, एक हाथ 2 जेएमएम देगा, 4 सीटें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक तो चंपाई सोरेन आने से जितने भी आदिवासी नेता है वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। चंपाई सोरेन को अपनी सीट खुद की अब परेशानी में लग रही है, क्योंकि कल्पना सोरेन जिस हिसाब से कैंपेन कर रही है, उस हिसाब से जो भाभी चाची जिनको लाए थे बीजेपी वाले, वो पत्ते फेल साबित हो गए। हेमंत वापस गए, जमानत पे गए, लेकिन जमानत मिली तो इतने बढ़िया मिली कि पूरा सरकार का षड्यंत्र, केंद्र सरकार का षड्यंत्र बाहर आ गया। एजेंसियों की पोल खुल गई। एक आदिवासी मुख्यमंत्री भी सहन नहीं होता इस सरकार को। बस टोकनिज्म के नाम से आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया और बाकी सारे आदिवासी को उनके अधिकारों का हनन करना, उनको उत्पीड़ित करना। प्रधानमंत्री पे कोई आरोप लगाते हैं या कुछ बोलते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं ये गरीब का बेटा एक ओबीसी आदमी सीएम पीएम बना तो इनको देखा नहीं जाता। तो एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर भी आपको नहीं देखा जा रहा था। आपने फेक केस में उसको अंदर किया। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट कहती है कि भैया ये जमीन से तो कोई लेना देना नहीं इससे। तो कुल मिलाकर ये जो खेल चल रहा है दबाने का और प्रोजेक्ट करने का,
चुनाव कई तरीके से लड़ा जाता है। अभी महाराष्ट्र में आपको ताज्जुब लगेगा आशीष जी, अब वो कई लाख संविधान के प्रति घर घर जाके देंगे, हाँ, ये बताने के लिए कि हम संविधान के प्रति कितने सजग है। संविधान की प्रति देने से मतलब नहीं है, संविधान को फॉलो करते हो क्या, संविधान के अनुसार देश चलाते हो क्या। और यदि संविधान के हिसाब से देश चलाना होता तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, व्यवस्था दी थी चुनाव आयोग, क्योंकि देश का लोकतंत्र चुनाव पर निर्भर है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता इस देश की लोकतंत्र को रेखांकित करती है। एक निष्पक्ष चुनाव आयोग होना चाहिए, इसलिए चुनाव आयोग में जो आयुक्तों की नियुक्ति है, उसको लेके जो सर्वोच्च न्यायालय ने आपको जो एक व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को क्यों आपने कानून ला के बदला, क्या कारण था आपका? इसके बाद आप कहते हो कि संविधान की प्रति ले लो। संविधान की प्रति बांटने के पहले संविधान की प्रति पढ़ के समझो और समझ के उसको जिंदगी में जीने का प्रयास करो। मात्र संविधान के सामने नतमस्तक होके तो संविधान के प्रति आप बांटने से आदमी बड़े नहीं होते। एक पॉइंट मैं जोड़ दूं, उस पर भी रिएक्शन चाहिए आपका। ये 50 लाख से ज्यादा संविधान की कॉपी बांटने जा रहे हैं, उसके बजाय मनुस्मृति की एक कॉपी अगर नागपुर में संघ के दफ्तर में, मुख्यालय में मोहन भागवत एक उस पे हाथ लगाते, इसे होता है ना कि कई बार पत्नी हाथ लगा देती है, पति गंगाजल चढ़ाता, पत्नी हाथ लगा देती है, मामा हाँ मम, तो जो है मोहन भागवत उसको लेते मनुस्मृति को अपने हाथ में, और मोदी जी और शाह दोनों तरफ से दोनों हाथ लगा देते और उसको आग लगा देते मनुस्मृति, क्योंकि मनुस्मृति और संविधान ये दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, ये कल्पना ही नहीं कर सकते आप। तो और मनुस्मृति जलाया था इस संविधान के जो प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके नाम से बाबा संविधान साहेब को जोड़ा आम्बेडकर, जाता है, बाबा साहब, जिनका नाम रोज लेते हैं बीजेपी वाले, रोज लेते हैं। और संविधान और बाबा साहब मैं करीब करीब एक मानता हूं कि एक ही है। संविधान बाबा साहब में ही मतलब कई बार दिखता है, उनके चेहरे में दिखता है कि संविधान, क्योंकि वो जो हक दिया है संविधान में वो सब बाबा साहब के भीतर की आवाज थी। बाबा साहब ने मनुस्मृति को फूंका, आग के हवाले कर दिया था, और तब स्टेब्लिश हुआ कि अब संविधान का राज है। क्या मोहन भागवत संघ मुख्यालय नागपुर में मोदी जी का हाथ लगवा करके और मनुस्मृति को आग के हवाले करेंगे? क्यों 50 लाख कॉपी छपवा के खर्चा करोगे भाई साहब? क्यों? एक मनुस्मृति छपी छपाई होगी, उसको छपवा के नहीं फुकवाना है, संघ दफ्तर में होगी भी, संविधान मुझे की यकीन है। कॉपी देकर आपका मत लेना चाहते हैं, ताकि सत्ता में आने पे इसी संविधान को साइड को रख के मनुस्मृति लाई जाए। अच्छा, महाराष्ट्र पे एक बार फिर से वापस आते हैं। महाराष्ट्र में एक खबर और है कि, और महाराष्ट्र के बहाने वो पूरे यूपी तक जोड़ी जा रही है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दोस्ती टूटने वाली है। 4 सीटों पर दरअसल जो है, 4 सीटों पर भिवंडी, पूरब, पश्चिम और शिवाजी नगर और मालेगांव, इन चारों पर अखिलेश यादव ने प्रत्याशी घोषित कर दिए। मांग तो 12 रहे थे, लेकिन 4 पे ही घोषित किया है। अब 4 पर प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही गोदी मीडिया ने घोषित कर दिया कि राहुल और अखिलेश की दोस्ती टूटने जा रही है। क्या सच है इसका? कोई नहीं, अभी विड्रॉल की डेट भी आएगी 22 तारीख को। जिस अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया था हरियाणा के समय कि सीटें मायना नहीं रखती, साथ में मिलके जीत मायना रखती है, उसी ट्वीट पे वो काम करेंगे। लेकिन कुछ उत्साही लाल लोग, जैसे हमने कहा कि शिवसेना में एक वाचाल इंसान है जिसका नाम संजय राउत है, कांग्रेस में नाना पटोले है, तो उधर भी एक हमारे अबू आजमी है, वो 12-16 धमकी देते रहते कि 16 चाहिए, 12 चाहिए, नहीं तो फिर देखना होगा। बाय एंड लार्ज महाराष्ट्र का मुस्लिम यह महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। इस मुस्लिम ने बता दिया कि खासकर जो ओएसी है,
उसका भी प्रभाव अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक भी सीट उनकी पिछली बार महाराष्ट्र में एक सीट थी, वो भी नहीं आई। तो एन ब्लॉक जो मुस्लिम है वो जाएगा इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत भी जाएगा तो वो सरकार नहीं बनाएंगे। चार उम्मीदवारों पे सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनाने वाले के साथ मुसलमान। लेकिन एक बात है भाऊ, इसमें ये पक्ष भी ध्यान रखना होगा सबको। क्या जरूरी नहीं है कमलनाथ वाला चैप्टर याद होगा, कौन अखिलेश अखिलेश वखिलेश। अभी हरियाणा में भी एक नेताजी ने कह दिया था ये अखिलेश जी का क्या है, हरियाणा में अखिलेश जी के पास क्या है। तो वो अखिलेश को कई बार हम देखे कि कुछ भी हो वो अखिलेश को अपमानित, चाहे इसको आप कहने के टोटका ही, नहीं, अखिलेश को देखिए अपमानित क्या है, करने क्या होता वाले देखिए हाल होता क्या है, जो लोग ये कह रहे हैं, हम तो भाई मैंने थोड़ी कहा, अभी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, उन्होंने कमलनाथ को बीजेपी का एजेंट कहा था। हाँ। वो अभी हरियाणा में इंचार्ज थे मीडिया के। तो भाजपा का यदि कोई दलाल हो पार्टी में तो वो कैसा अखिलेश को सेटल होने देगा। हरियाणा में ऐसे तो हमने तो हरियाणा पे कितना कहा, जिसको लेके पूरे देश में अभी भी बवाल हो रहा है। हाँ। अभी भी जो 5,000 10,000 15,000 रुपए की लिफाफे लेते हैं पार्टियों से, वो अभी भी गाए बगाए। जो हमने 15 दिन पहले वीडियो किया था उसका उल्लेख कर करके अशोक वानखेड़े ने कैसा गलत कर दिया। जिसके बारे में कहा बेचारा वो भूल गया, लेकिन ये इनको बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि अगले महीने का लिफाफा दिवाली का बोनस भी तो लेना है। तो कुल मिलाकर ये कुछ, लेकिन देखिए अखिलेश और राहुल की दोस्ती तभी खराब होगी जब अखिलेश और राहुल के बीच में आमने सामने विवाद होंगे। हाँ। ये छुड़भइयों के विवादों में ये दोनों अपनी दोस्ती नहीं कैंसिल करते। नहीं, ये दोनों नहीं कर रहे। मेरा सवाल वही था दरअसल, बिल्कुल जो आप कहे, हम सवाल यही था, मैं आपसे यही बात स्पष्ट सुनना चाहता था। ये दोस्ती मीडिया खत्म करवा रही है। यूपी में 2 ही सीट बची मैंने है। क्या कहा, अजय राय से ज्यादा चिंता मीडिया को है। एक मराठी में कहावत है, कावळ्याच्या शापानी ढोरं मरत नाही। वो जो कौवे ने यदि श्राप दे दिया तो भैंस की मौत नहीं होती। श्राप देने वाला भी आदमी बड़ा बलवान चाहिए। अब मीडिया ने बोल दिया, गोदी मीडिया ने बोल दिया दोस्ती टूट गई, तो दोस्ती नहीं टूटी, वो और ज्यादा प्रकट होगी। और जब जब गोदी मीडिया कहता है दोस्ती टूटी है, तब तब वो ज्यादा अच्छी होकर उभरी है, क्योंकि उनको भी समझ में आता है कि गोदी मीडिया ये नरेशन क्यों दे रहा है, क्योंकि राहुल और अखिलेश की दोस्ती से कईयों को तकलीफ है। एक बड़ी दुकान मतलब 240 आज पे मतलब 180 टेक्निकली, और टोटली 240 पे यदि बीजेपी आज है लोकसभा में, यही दोस्ती तो ये सिर्फ ये दोस्ती, ये दोस्ती ना टूटी। प्रधानमंत्री तो इनका खाता भी खुलने पे आशंकित थे, खाता भी नहीं खुलेगा इनका, इन्हें इनके खाते पे ताला लगा दिया। वही महाराष्ट्र में हो गया। ये लोग चुनाव के बाद कहीं दिखेंगे नहीं, अब यही दिख रहे हैं, बाकी गायब हो रहे हैं। अब विधानसभा में फॉर्मूला ला रहे हैं कि भैया 4 ही, कहीं बोले कोई बोलता है कि 1.5% का ही तो डिफरेंस है, बीजेपी पूरी ताकत के साथ लगेगी। कोई बोलता है 37 पे फोकस्ड है, कोई बोलता है कहाँ फोकस्ड है। सवाल लोकसभा और विधानसभा का वोटिंग अलग पैटर्न का होता है। लोकसभा में डबल इंजन की सरकार रिजेक्ट कर दी, और इस बार महाराष्ट्र की अपनी मतलब महाराष्ट्र की अस्मिता ने दिल्ली हिला दी। अब महाराष्ट्र की अस्मिता पे मुंबई नहीं हिलेगी ऐसा तो नहीं मानता मैं। लेकिन एक सवाल, इस पूरे विवाद गोदी मीडिया जो दबाया उससे अलग महाराष्ट्र, खासकर महाराष्ट्र के, तो मतलब आपसे बेहतर उसको कोई प्रदेश को समझने वाला पत्रकार आज के दौर में तो शायद नहीं है। मैं 1-2 दिन के लिए महाराष्ट्र गया आपके सामने। मैं वहां पर परभणी, औरंगाबाद, जालना,
से लेके परभणी थोड़ा थोड़ा देखा, लोगों से बात किया, टैक्सी वालों से, जिनसे भी एक आध पढ़े लिखे लोगों से बात हुई। उनका कहना था हरियाणा के चुनाव को लेकर के, कहना था हम लोग जितना यहाँ से महाराष्ट्र से देख रहे थे, हमको तो भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही थी। आखिर ये जीत कैसे जाते हैं? मैं महाराष्ट्र उनसे पूछ रहा था, मुझसे हरियाणा पूछने लगे, मैं निःशब्द हो गया। मैं उनसे महाराष्ट्र पूछ रहा था, वो कहे महाराष्ट्र में तो भाजपा नहीं आ रही है, लेकिन ये हम भी आशंकित हैं क्योंकि हरियाणा में तो महाराष्ट्र से भी बुरी हालत थी भाजपा की, और हरियाणा में आ गई, तो कहीं महाराष्ट्र में भी ऐसा ना हो जाए। ये वहां पर देखिए, सामान्य लोगों का सवाल। राजनीतिक दलों को फॉर्म C-70 पे ध्यान देना होगा। हाँ, हाँ। उस पे ध्यान देना होगा हम्म, और पूरा ताकत से। मैंने क्या कहा, चुनाव सिर्फ फॉर्म भरने से, प्रचार करने से चुनाव नहीं लड़े जाते। बूथ पे लोगों को खड़े करके, रैलियों में आने वाले लोगों को बूथ तक, मतदान तक ले जाने से एक प्रोसेस है। लेकिन हाँ, चुनाव का एक सबसे अंतिम प्रोसेस है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है काउंटिंग। काउंटिंग के आपके एजेंट पुख्ता हो, वहीं वोटिंग रोक के आपको उसमें कंप्लेंट करनी होगी, आपको दबाव बनाना होगा ताकि मशीनों के साथ खेलना हो। मतलब यदि आपने कल एक प्रोग्राम किया, उसमें बताया कि 4 सीटें छोड़ के मतलब 76 सीटों पे, यदि 86 पे, यदि 86 पे यदि मशीनों पे तालमेल नहीं बैठता, तो ये विपक्ष की सबसे बड़ी फेलियर है। उन्हें होने कैसा दिया? तो कुल मिला के इस एंगल से भी देखना बहुत जरूरी। ये बिल्कुल ठीक आपने कहा। 17C और 17C पर हम अभी ही कह रहे हैं दर्शकों से, फिर हम कार्यक्रम करेंगे और निवेदन करेंगे कि इस कार्यक्रम को हमने हरियाणा में बड़ा निराश, इस मामले में निजी तौर पर हम लोग हैं, इसलिए हैं क्योंकि फिर बात यहाँ पर कांग्रेस भाजपा की नहीं है, बात है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। लोकतंत्र की बात है, लोगों की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की। हाँ, उनके मताधिकार, उन्होंने वोट दिया, वो वोट गलत अगर हमने दिया, दबाया हाथी पर और आया घोड़े पर, तो फिर तो आपका ये पूरी पूरी जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सवालों के घेरे में है। इसलिए फिर करेंगे और निवेदन करेंगे, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, कि इस बार 17C अपने अपने कार्यकर्ताओं को इतना ट्रेंड कर दीजिए, जो पोलिंग, जो काउंटिंग एजेंट बने, वो 17C पर सवेरे जाकर के नहीं कि प्रिजाइडिंग अफसर वहां पर करवा लिया, पोलिंग के दिन दरअसल होता है कि सुबह सुबह प्रिजाइडिंग अफसर दस्तखत ना करवा ले, शाम में पोलिंग खत्म होने के बाद दस्तखत करें, लेके आए। और ये पार्टियों की जिम्मेदारी है, चाहे उसके लिए स्पेशल 50 आदमी की टीम बनानी पड़े, आप एक पेज बनवा लीजिए अपने पोर्टल पे, अपने वेबसाइट पर, और 10 बजे 11 बजे रात तक जैसे ही, क्योंकि जब 17C आ गया आपके हाथ में, उसके बाद कोई ऐसा कोई विधान ऐसा नहीं है जिसमें राजीव कुमार या कोई भी एक वोट भी बढ़ा दे, क्योंकि 17C का मतलब सीधा मैं बता दूं, ये मशीन है। इस मशीन में जितने लोगों ने बटन दबाया यानी मतदान किया, जब मशीन अंत में सील की जाती है, उसके पहले जब फाइनल बटन ऐसे दबाया जाता है, तो आ जाता है कि 971 लोगों ने इस पर मतदान किया है, 971। अब ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन बाद 973 हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। मशीन ने बता दिया कि 971 बार बटन दबा। अब ये जब आप साइन करवा के ले लिए कि उस पर, वहां पर कुल 1300 वोट थे और 971 लोगों ने वोट डाला, तो वहां पर घटने बढ़ने कोई गुंजाइश नहीं है। अगर 971 का 970 भी हुआ तो बेईमानी है, बेईमानी। अब ये डाटा अगर पब्लिक कर दे, राजनीतिक दल अपने अपने पोर्टल पर एक एक बूथ का पब्लिक कर दे कि इस बूथ का फॉर्म 17C ये है, उसके बाद कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। बेईमानी करेगा तो इस देश के महाराष्ट्र के करोड़ों लोग हैं ना, वो देखेंगे ना कि हमारे वोट के साथ धोखा हुआ है। एक होता है जुबानी जमा खर्च की बेईमानी हो गया, एक होता है देखो जी बेईमानी हुआ, देखो सामने है, तो जनता कहेगी नहीं, हम अपने वोट की लूट नहीं होने देंगे भाई। और फिर किसी में हिम्मत भी नहीं होगा, कौन राजीव कुमार, कौन मोदी, कौन शाह, कोई इस देश के करोड़ों लोगों के जनमत को
जन आकांक्षाओं का अपहरण कर सकता है क्या? इतना कोई दुस्साहसी नहीं हो सकता जब पब्लिक फोरम में आ जाएगा। हरियाणा में कहते-कहते हम लोग थक गए। अगर हरियाणा में सभी बूथों का ये 17 पब्लिक हो गया होता ना, तो आज जो जोड़ घटाना बेचारे डॉक्टर प्यारेलाल जैसे बुजुर्ग लोग जोड़ घटाना कर रहे हैं, ये करने की नौबत नहीं आती। क्योंकि पता होता है हर आदमी को कि ये इतना वोट पड़ा है, इतना कैसे गिन दिया? आशीष जी, ऐसा ही तमिलनाडु के चुनाव में डीएमके ने किया। स्टालिन, हाँ। स्टालिन ने ऐसा ही किया कि चुनाव होने के दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक पूरे तमिलनाडु में किस मशीन पे कितने वोट पड़े, ये उनके वेबसाइट पे था डीएमके के। उससे एक पब्लिक ओपिनियन बना। उसके बाद जो 2-3 दिन बचते हैं बीच में, उसमें कोई खेल करने में हिम्मत नहीं कर पाया और वहां जनादेश जो था वो सरकार में तब्दील हो गया। और पूरा जनादेश एक तरफा, कोई उसमें घालमेल नहीं हो पाया। हम आज इजाजत लेते हैं, लेकिन हम 17 सीट पर, मैं भाऊ ने कहा भी था और इसको हम करेंगे भी, 17 सीट पर एक्सपर्ट 1-2 बिठाएंगे। 17 सीट पर मैं निजी तौर पर मैं भी 17 सीट पे बहुत स्टडी किया, इसीलिए क्योंकि ये जाए लोगों में, तो मैं खुद इसके बारे में बताऊंगा। एक्सपर्ट्स को भी 1-2 रखेंगे, 17 सीट के बारे में अवेयर करें, और फिर ये जितने कार्यकर्ता हैं और जितने नेता हैं वो उसको देख करके वो इम्प्लीमेंट करें, ये निवेदन है हाथ जोड़ करके। क्योंकि जिस आज हम ये प्रोग्राम के अंत में क्यों इसकी चर्चा किए, ये गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं करेगा। वो 17 से उसको मतलब नहीं है। 17 क्या है ये इनको पता भी नहीं है अगर इनसे आप पूछो, क्योंकि ये तो वही पढ़ते हैं, वही बताते हैं जो इनको पीछे से बताया जाता है। इनसे 17 आप अगर गोदी मीडिया से पूछ लोगे तो इनकम टैक्स भरने लगेंगे, कहेंगे 17 में इनकम टैक्स का फॉर्म है। ठीक है, तो इसलिए हाँ, तो फॉर्म 16-17 कहेंगे, 16 के बाद 17 आता है, फॉर्म 16 इनकम टैक्स में लगता है, तो कहेंगे 16 के बाद 17, इसमें ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपका वोट का हिसाब किताब वाला फॉर्म है 17C। इस पे हम लोग करेंगे स्पेशल प्रोग्राम। बस ये है कि सजग रहिए, खबरों में, झूठी खबरों में भ्रमित मत होइए। हकीकत ये है कि अभी सीट बंटवारा चल रहा है, फाइनल हो जाएगा। थोड़ा सा इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को भी जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ये तो जरूर कहेंगे, जल्दी करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं कि जब द्वार पे बारात आ जाए तब जो है श्रृंगार नहीं, शुरू हो। आपके पास टाइम नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। 1 महीने का भी टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन भाजपा के भीतर और भाजपा के दोस्तों के भीतर कुछ नहीं, भी वहाँ अच्छा नहीं चल रहा। इंडिया गठबंधन को आपने नसीहत दी, लेकिन इंडिया गठबंधन में इससे ज्यादा रायता फैला हुआ है। हाँ, वहां रायता भयंकर फैला है और कोई समेट नहीं पा रहा है, वो अमित शाह भी सही नहीं समेट पा रहे हैं। तो यही है इस पूरे कार्यक्रम का निचोड़। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। कल दोपहर फिर मिलेंगे भाऊ के साथ, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।